आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। कुछ इस तरह से थी और इस चेयर का आप आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इस चेयर वाले क्वेश्चन का ये कुछ इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी जो क्या कहते हैं विड्थ थी इस चेयर की ए और फिर ए थी। ठीक है, और ये वाली विड्थ जो थी वो डी थी। ठीक है, और ये कितने के बराबर थी? बी के बराबर थी। और ये किसके बराबर थी? बी के बराबर थी। ठीक है, हमसे सी इक्विवेलेंट पूछा था। क्या पूछा था? सी इक्विवेलेंट पूछा था। तो सबसे पहली चीज, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तीनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में है। करते हैं तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके पास तीन कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। कल मैंने ये बात बता दी थी, तीनों किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में है अगर, तो तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, एक, दो और ये तीन। तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों का कैपेसिटेंस, एक का C1, एक का C2 और एक का C3। ठीक है, तो सबसे पहले हम C1 निकालेंगे। C1 के लिए क्या करना होगा? प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये होता है प्लेट वाले कैपेसिटर के लिए फार्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पे एप्सिलॉन नॉट, अगर एरिया की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था इस पूरे प्लेट का एरिया ए है। ठीक है, तो ये जो पहला कैपेसिटर आप ले रहे हो, इसका एरिया जो है तीन हिस्से में डिवाइड है ना, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? A डिवाइड बाई 3। कितना हो जाएगा? A डिवाइड बाई 3। और रही बात डिस्टेंस की, तो इस कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस जो है पहले वाले के, वो कितना है? D है। ठीक है, ये हो गया C1। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? C2 चाहिए। तो C2 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? C2 इज इक्वल टू सेम फार्मूला रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, और एरिया जो होगा इसका भी कितना है? A डिवाइड बाई 3 ही है। कितना है? A डिवाइड बाई 3। और रही बात डिस्टेंस की, तो इस कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस जो है, इतना तो D है और प्लस ये B, तो कितना हो जाएगा? D प्लस B हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही C3 निकाल लेंगे। C3 निकालने का तरीका सेम फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह पे A डिवाइड बाई 3, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? D प्लस 2B होगी। ठीक है, अरे भाई ये B और प्लस ये B, तो कितना हो जाएगा? 2B, और ये कितना है? D है, तो D प्लस कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। बस आपके पास C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है, और तीनों किसमें है? पैरेलल में। अगर तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? C इक्विवेलेंट निकालते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, पैरेलल में। ठीक है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो मैंने हेल्प कर दी। आप घर पे जाके ट्राई करिएगा, आपका जो C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो आप मैच करा लीजिएगा। वो ये आएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई 3, और ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में जो आएगा वो कितना आएगा? 3D² प्लस आएगा 6BD प्लस 2B² डिवाइड बाई 2B² डिवाइड बाई D इंटू D प्लस B, और यहां पे आएगा D प्लस 2B। ठीक है, तो ये होगा C इक्विवेलेंट, इसका आंसर। ठीक है, दूसरा दिया था मैंने, यहां पे देखिए कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा पिक्चर बदल के बना रहा हूं, हालांकि पिक्चर वही है। ठीक है, थोड़ा सा अलग अंदाज में बना रहा हूं जिससे आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये कैपेसिटर एक लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहां नीचे लगा हुआ है इस तरह से, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहां पे एक कैपेसिटर और यहां पे एक कैपेसिटर। ठीक है, पिक्चर वही है, पिक्चर जो कल थी वो वही है, बस थोड़ा सा पिक्चर का अंदाज में बदल दिया हूं। ठीक है,
थोड़ा सा आप मैच करा लीजिए और सेटिस्फाई हो जाइए। ये बैटरी का जो है टर्मिनल जो है ए मान लेते हैं और ये कौन सा मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, आप मैच कराइए। जो पहली पिक्चर है एकदम एज इट इज है और यहां पे स्विच लगी हुई है कुछ इस तरह से, ये ओपन थी शुरुआत में एस। ठीक है, ऐसे पिक्चर बना लेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी क्या, पिक्चर तो वही है। ठीक है, बस पिक्चर ये ऐसे करके ऐसे ये वाली चीज ऐसे थी, मतलब इसको क्या कर लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, बस इतना फर्क है। ठीक है, पिक्चर वही है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, और यहां पे C इज इक्वल टू 1 और यहां पे C इज इक्वल टू 2, यहां पे C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और यहां पे C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, ये था। ठीक है, और दूसरी पिक्चर बना लेते हैं इसकी। दूसरी पिक्चर कुछ इस तरह से थी, थोड़ा सा इसको मैं छोटा बनाता हूं, ठीक है, जिससे आसानी हो, जगह मिल जाए हमें। कुछ इस तरह से थी, इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, बैटरी का एक टर्मिनल और ये दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से। और दूसरे में स्विच क्लोज थी, दूसरे में स्विच क्या थी, क्लोज थी, एस। ठीक है, और C इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 1, ये था, इतना डाटा गिवन था। और बैटरी जो थी वो 24 वोल्ट की थी। कितने की थी, 24 वोल्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में, बस पिक्चर हमें समझना था। पिक्चर आप मैच करा पा रहे हो ना, एक बार हाँ या ना बता दीजिए। एकदम वही पिक्चर है, उसी को मैंने थोड़ा सा, जो ऐसे थी पिक्चर उसको ऐसे कर दिया है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, इस तरह की पिक्चर्स आसान लगे हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहां पे सबसे पहली चीज क्या है कि अगर स्विच ये ओपन है, समझ आ रही ना बात, अगर स्विच ओपन है तो यहां से तो चार्ज चल के नहीं आ सकता, स्विच ओपन है। ये चीज कल मैंने पढ़ाई थी 2 क्वेश्चंस में। तो स्विच ओपन है तो इससे चार्ज नहीं आ सकता, तो जो भी चार्ज इधर से चल के जाएगा वो सीधा ऐसे चला आएगा इधर, समझ आ रही ना। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। और जो चार्ज इधर से चल के आएगा वो इधर से क्रॉस करके इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि स्विच ओपन है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, समझ आ रही ना। तो अब सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना आपको पता है। अगर ये दोनों सीरीज में है, 2 कैपेसिटर है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का आपस में एडिशन। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसकी पिक्चर यहां पे बना दे रहा हूं मैं। इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और एक कैपेसिटर ये नीचे वाला बनेगा और ये कितना बनेगा, 2 डिवाइड बाई 3। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है। और ये बैटरी है 24 वोल्ट की, यहां तक हो गया। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज मैं पढ़ा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, इधर का पोटेंशियल 24 होगा और निगेटिव वाले का पोटेंशियल हमेशा क्या ले लेना, 0 ले लेना, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना रहा है, 24 बना रहा है। अब देखिए यहां से जब आप जाओगे तो वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, और यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, 0, दोनों जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। और इधर से जब जाओगे तो इधर कितना है, 24, तो वायर में पोटेंशियल नहीं बदलता, यहां पे 24 और यहां भी कितना होगा, 24। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली देखोगे दोनों कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना। खैर हम वहां पे नहीं जाएंगे, सबसे पहली चीज क्या है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, 24, V इज इक्वल टू कितना है, 24, और C इज इक्वल टू कितना है, 2 डिवाइड बाई 3। तो हम यहां पे चार्ज तो निकाल सकते हैं ना, हमें क्या क्या पता है, C पता है, V पता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, C इंटू V। C कितना है, C है 2 डिवाइड बाई 3
और V कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 16 माइक्रोकूलम। कितना है 16 माइक्रोकूलम। अगर इसकी बात करेंगे V इज इक्वल टू इस पे पता है और C इज इक्वल टू इस पे पता है, तो C और V एकदम ऐसा ही है जैसा इस वाले कैपेसिटर के पास है वैसा इस वाले कैपेसिटर के पास है। C और V सेम है तो इसके पास भी चार्ज कितना आएगा 16 माइक्रोकूलम। समझ आ रही ना बात। तो चार्जेस जो इस कैपेसिटर पे है वही इस कैपेसिटर पे। अब देखिए ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ये दो सीरीज के कैपेसिटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है 2 सीरीज से। तो वही कॉन्सेप्ट जो कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगर उल्टा सोचोगे ये वाला कैपेसिटर किसमें टूट रहा है 2 सीरीज कैपेसिटर में, और सीरीज की खासियत क्या होती है चार्जेस सेम होते हैं। सीरीज की खासियत क्या होती है चार्जेस सेम होते हैं। तो यहां पे Q इज इक्वल टू कितना आएगा 16। समझ आ रही ना बात। ये वाला किसमें टूट रहा है 2 सीरीज में, और सीरीज में क्या होते हैं चार्जेस सेम होते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर जो इस पे चार्ज है वही क्या होगा इन दोनों पे होगा, तो Q इज इक्वल टू यहां भी कितना आएगा 16। समझ आ रही ना। ऐसे ही जो नीचे वाला कैपेसिटर है ये भी किसमें टूट रहा है 2 सीरीज वाले कैपेसिटर में, तो यहां भी Q इज इक्वल टू कितना आएगा 16 और यहां भी Q इज इक्वल टू कितना आएगा 16 क्योंकि सीरीज में टूट रहा है। अब देखिए अब हमारे पास चार्जेस के बारे में पता है और कैपेसिटेंस के बारे में पता है, तो इन चारों कैपेसिटर पे हम पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। खैर पोटेंशियल की जरूरत भी नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है कि इस वाली स्विच से जब स्विच क्लोज हो जाएगी तो इस वाली स्विच से कितना चार्ज चलेगा, इस वाली स्विच से कितना चार्ज चलेगा। तो अब बढ़िया से देखिएगा मेरी बात को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर यहीं से होगा। आगे थोड़ा सा इस बात को समझिए। इस पे चार्ज कितना है 16, तो एक चीज आप देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे इधर वाली कैपेसिटर की प्लेट पे 16 प्लस चार्ज दिखेगा। कितना दिखेगा 16 प्लस चार्ज, और अपोजिट वाले पे -16 चार्ज। समझ आ रही है। तो ऐसे ही इस वाली प्लेट पे देखिए ये वाली प्लेट किससे जुड़ी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पे पॉजिटिव 16 दिखेगा और इस वाले पे -16 दिखेगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए अगर आप देखोगे इस वाली पिक्चर को आप देखिए ये इतना एक कंडक्टर है इस तरह से ना, देखिए ना ये स्विच है और ये एक कंडक्टर है। तो अगर इस पे -16 दिख रहा है तो एक कंडक्टर पे नेट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इस वाले पे कितना दिखेगा +16। कितना दिखेगा +16। तो अंदर वाले पे इस पे कितना दिख रहा है +16 दिख रहा है। कितना दिख रहा है +16। तो अपोजिट वाला किससे जुड़ा हुआ है निगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे कितना दिखेगा -16 क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना शो कर रहा है 16 कूलम माइक्रोकूलम। ठीक है यहां तक क्लियर है। इधर वाले प्लेट पे +16 इधर वाले पे -16। ऐसे ही इस पे देखिए इधर वाला निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो -16 और इधर वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो +16। ये हो गया चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही ना बात। अब देखिए एक चीज यहां से पता चल रही है, इस वाले को उठा के थोड़ा सा पिक्चर बनाइए यहां से, ध्यान से देखिएगा मेरी बात समझिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सप्लेन किया होता है और जगहों पे। ये थी स्विच। अच्छा ये स्विच तो ओपन थी क्लोज तो थी नहीं, तो इस पे -16 चार्ज है और इस पे +16 चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या है 0 है। तो इस स्विच से अभी कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इनिशियली। ठीक है अब हम फाइनली जाते हैं। अब देखिए ये वाली हमारी सेकंड पिक्चर है, अब आंसर हमारा आ जाएगा। ये वाली हमारी सेकंड पिक्चर है। ठीक है सेकंड पिक्चर में अब यहां से बैटरी से चार्ज निकले होंगे, बैटरी से इधर से चार्ज निकले होंगे, तो इधर से मान लेते हैं Q1 चार्ज गया है और इधर से मान लेते हैं Q2 चार्ज गया है। कितना गया है Q2 चार्ज। ऐसा इसलिए कह रहे हैं इधर से Q1 गया है और इधर से Q2 क्योंकि यहां पे कैपेसिटेंस अलग है और यहां पे कैपेसिटेंस अलग है। समझ आ रही ना बात। इसलिए हम यहाँ पे Q1 मान रहे हैं और यहाँ पे क्या मान रहे हैं Q2 मान रहे हैं। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए सिंपली Q1 Q2 के चक्कर में अगर पढ़िए ही ना, सिर्फ इतना समझिए यहां से यहां पे स्विच क्या कर दिए सेकंड केस में ज्वाइन कर दिए। अगर स्विच को ज्वाइन कर तो क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया।
अगर स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो एक चीज समझिए, जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये कैपेसिटर कैसे बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों किसमें पैरेलल में, और ये दोनों किसमें आपस में होंगे पैरेलल में। ये बात समझ आ रही ना बात, ये दोनों पैरेलल में भाई, और ये दोनों किसमें पैरेलल में, समझ आ रही ना बात, ये दोनों पैरेलल में और वो उसके बाद वाले दोनों किसमें है पैरेलल में है। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा एक कैपेसिटर पे, इस पे पैरेलल में क्या होते हैं सिंपली जुड़ जाता है, तो ये इसका 3 और इसका कितना हो जाएगा 3, C इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 3, समझ आ रही ना बात। और ये किससे जुड़ा हुआ है बैटरी से, जब स्विच क्या कर दिए क्लोज कर दिए। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद C इज इक्वल टू 3 इसका, C इज इक्वल टू 3 इसका। अच्छा दोनों किस में है सीरीज में, अगर दोनों सीरीज में है तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का आपस में एडिशन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 9, C इज इक्वल टू कितना आएगा 9 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 एक कैपेसिटर। ठीक है, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है 24 वोल्ट की, समझ आ रही ना। तो एक चीज हम समझते हैं, अब ये चीज हमारा एक कैपेसिटर में बदल गया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा कैपेसिटर का होगा। तो इस कैपेसिटर पे तो आप चार्ज आप निकाल ही सकते हो ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो C कितना है 3 डिवाइड बाई 2, C कितना है 3 डिवाइड बाई 2 और V कितना है 24, तो ये कितना आ जाएगा 2 12 जा 24 और 12 3 जा 36, कितना है 36। तो चार्ज हमें पता चल गया इस अकेले के कैपेसिटर पे कितना है 36। अब देखिए वही कहानी, पीछे आते जाइए, ये कैपेसिटर किससे बना था 2 सीरीज से, तो ये कैपेसिटर टूटेगा किसमें, ये अकेला कैपेसिटर टूटेगा 2 सीरीज में। अगर 2 सीरीज में टूटेगा तो सीरीज की खासियत क्या होती है चार्जेस सेम होते हैं, तो जो इस कैपेसिटर पे चार्ज है वही इन दोनों पे होगा। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अच्छा अगर Q और C पता है, Q और C पता है दोनों कैपेसिटर पे, तो आप V निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C करोगे तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ भी V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, समझ आ रही ना बात। तो दोनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, इस पे भी 12 और इस पे भी 12 और बैटरी टोटल कितने की है 24 की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक चीज, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला पहला वाला कैपेसिटर, ये किससे बना हुआ है 2 पैरेलल कैपेसिटर से, और पैरेलल की खासियत क्या होती है पोटेंशियल सेम होता है। जब इसको उल्टा जाओगे तो ये किसमें टूट रहा है 2 पैरेलल में, इससे पहले क्या हो रहा था ये वाला कैपेसिटर किसमें टूट रहा था तो 2 सीरीज में, तो 2 सीरीज में टूट रहा था तो दोनों पे चार्जेस सेम थे। अब ये वाला कैपेसिटर 2 पैरेलल में टूट रहा है तो दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना लिख लोगे 12 और यहाँ भी V इज इक्वल टू कितना लिख लोगे 12, यहाँ भी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, समझ आ रही ना बात। ऐसे ही ये वाला जो कैपेसिटर है वो किसमें टूट रहा है 2 पैरेलल में, और दोनों पैरेलल के कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तो यहां भी V इज इक्वल टू कितना आएगा 12 और यहां भी V इज इक्वल टू कितना आएगा 12। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब चारों कैपेसिटर पे हमें क्या पता चल गया पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अब तो चार्ज निकल आएगा ना चारों कैपेसिटर पे, तो चार्ज यहां से निकाल लीजिए, तो यहां पे चार्ज पहले कैपेसिटर पे कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है, तो CV करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV करोगे 24 और ये वाला कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV करोगे 22 जा 24, कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV करोगे तो कितना हो जाएगा 12, समझ आ रही ना। तो एक चीज अभी से यहां से गांठ मार लीजिए, ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी में जब जरूरत पड़ेगी तो अगर ये इसका कैपेसिटेंस कितना है C इज इक्वल टू 1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C इज इक्वल टू 1, तो जो चार्ज इसमें से फ्लो होगा वही चार्ज इसमें से फ्लो होगा, समझ आ रहा है, वही तो आ रहा है। और देखिए जो कैपेसिटेंस इसका है वही कैपेसिटेंस इसका है, तो जो चार्ज इससे फ्लो होगा वही चार्ज इससे फ्लो होगा,
खैर वो आगे की बात है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि ये हमने कैसे किया है, कैलकुलेट करके, इससे हम और चीजें सीख सकेंगे, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, तो यहां से चार्जेस पता चल गए। अच्छा देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर का इधर वाली प्लेट है, इधर वाली ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इस पे चार्ज कितना है, 12, तो इधर वाले पे +12 होगा और इधर वाले पे -12 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इधर वाला देखिए, ये वाला कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इस पे चार्ज कितना है, 24, तो यहां पे कितना होगा, -24, और यहां पे कितना होगा, +24। ठीक है, ऐसे ही आ जाइए इस वाले कैपेसिटर पे, इधर कितना होगा, -24, और इधर क्या होगा, +24, क्योंकि इधर वाला निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ऐसे अब आप इधर आ जाइए तो इधर वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और इस पे चार्ज कितना है, 24, और इस वाले पे कितना होगा, -24। समझ आ रही ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आंसर देने का वक्त है। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस वाली को मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया था, इस तरह से था। ठीक है, और ये स्विच ओपन थी, ये वाली प्लेट पे -16 चार्ज था, और इस वाली प्लेट पे +16 चार्ज था। तो नेट चार्ज 0 था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 था, और ये बता रहा था कि स्विच से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले में देखिए, इसी पिक्चर को उठा के यहाँ पे बनाइए, ये वाला जो है पिक्चर, समझ आ रही ना? तो इस वाली पिक्चर को जब आप उठा के यहाँ पे बनाओगे तो आप एक चीज पाओगे, इधर वाली कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज है, -12 कूलम है, 12 माइक्रो कूलम है, और इस वाली प्लेट पे कितना है, 24 माइक्रो कूलम है। कितना है, 24 माइक्रो कूलम। तो आपको एक चीज दिख रही है, इस वाली और इस वाली प्लेट, समझ आ रही ना भाई? इस पे 24 है और इस पे कितना है, -12 है, तो डिफरेंस आ रहा है। पिछले वाले में क्या था, इस पे जितना चार्ज था उतना इस पे चार्ज था, बस क्या था, साइन डिफरेंट था, तो इसलिए नेट चार्ज क्या आया था, 0 आया था। लेकिन इस बार इस पे क्या है, प्लेट पे नेट चार्ज है, और नेट चार्ज कितना है, 24 - 12 = कितना आएगा, 12 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। 12 माइक्रो कूलम चार्ज का ये जो डिफरेंस है वो जा कहां रहा है, वो स्विच से ही तो पास हो रहा है। समझ आ रही है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम। चलिए आइए कोरोना डिस्चार्ज देखते हैं, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा कोरोना डिस्चार्ज वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, अब कोरोना डिस्चार्ज के बाद हमें समझना है वेंडी जनरेटर। समझ आ रहे हैं, वेंडी ग्राफ जनरेटर समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कोरोना डिस्चार्ज के बारे में जो हमने पढ़ा था उसी से आगे थोड़ा एक चीज देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वेंडी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहली चीज, कोरोना डिस्चार्ज जब हमने पढ़ा था तो एक चीज हमारे पास फार्मूला बन के आया था, σ1 R1 = σ2 R2 आया था। समझ आ रहे हैं, मतलब दो हमारे पास स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक की रेडियस जो है R1 है और दूसरे की रेडियस कितनी है, R2 है। समझ आ रहे हैं, तो ये रिलेशन बता रहा था, ये जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यही बता रहा है ना। R1 इधर ले जाओगे तो σ1 क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। समझ आ रहे ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहता है जिसकी रेडियस छोटी होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी, छोटी होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी रेडियस छोटी होगी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये चीज बता रहा है। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस शेप का, ऐसे क्या कहते हैं, इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी को हमने चार्जेस दिए। ठीक है, इस बॉडी को जब हमने चार्जेस दिए तो चार्जेस इसके, क्योंकि कंडक्टर है ना ये, अगर कंडक्टर है तो चार्जेस क्या होंगे, इसकी सरफेस पे फैल जाएंगे चार्जेस, कुछ इस तरह से। ठीक है, सरफेस पे फैल जाएंगे, तो सरफेस पे जब चार्जेस फैल जाएंगे इसके, तो एक शर्त होती है कि चार्जेस की सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। समझ आ रही ना? अगर पोटेंशियल डिफरेंस जरा सा भी रहा तो चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलने लगेगा। तो चार्जेस हम इसको देते गए और इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा,
तो उस वक्त आप ये मान के चलोगे कि इस क्या कहते हैं बॉडी की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि पोटेंशियल तब मतलब चार्जेस तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होना रुक जाएगा जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सरफेस की सेम हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? तो अब चार्जेस इधर उधर हिल नहीं रहे, इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। समझ आ रहे हैं? ये वेन डी ग्राफ जनरेटर की बेसिक है, जहां से हम वेन डी ग्राफ जनरेटर पे पहुंचेंगे। समझ आ रहे हैं ना? अब देखिए हर जगह इसके पोटेंशियल क्या है, सेम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है जहां पे रेडियस छोटी होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे रेडियस छोटी होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक चीज हमें समझ आ रही है, यहां पे रेडियस मतलब आप समझिएगा इस वाली बॉडी के ऊपर जब हम पढ़ेंगे, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक जगह मैं इसको प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अभी समझ आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर हम यहां पे बात करेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट को, ये एक कर्व है ना खुद में, ये क्या है, एक कर्व है खुद में, तो इस कर्व को लेकर के एक सर्किल बना दीजिए, तो ये सर्किल जो बनेगा और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। लेकिन जो ये वाला कर्व है, यहां पे देखिए ये वाला कर्व, इस वाले कर्व को लेकर आप जब एक सर्किल बनाओगे तो यहां पे रेडियस जो बन रही है उस वाले से बड़ी बन रही है, ये भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अगर इस वाली फ्लैट सरफेस को लेके एक सर्किल बनाओगे तो ये बहुत बड़ा सर्किल बनेगा, इसकी रेडियस अलग है, ये भी क्या है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ आ रही ना बात? तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही रेडियस यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। समझ आ रही ना बात? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे रेडियस बहुत बड़ी है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी इस वाले पॉइंट पे। और अगर इस पॉइंट पे आप बात करोगे तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये चार्ज डेंसिटी होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी उतना छोटी होगी। समझ आ रही ना बात? अब देखिए एक चीज समझिएगा, अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस पे है, फिर उसके बाद इस पे है, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट पे है चार्ज डेंसिटी। सबसे ज्यादा कहां पे है, यहाँ पे, क्योंकि सबसे कम रेडियस यहाँ पे है, ठीक है। तो एक चीज हम समझते हैं, जब हमारे पास कोई बॉडी हो स्फेरिकल और उसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन इसकी रेडियस आर स्क्वायर। समझ आ रही ना बात, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, क्यू ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर जो है एरिया है किसका, स्फीयर का, क्या है, एरिया। तो यहां पे मैं कह सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, और छूट क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट। समझ आए? और अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या है, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप देखोगे एक ये खुद में क्या है, एक स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इसको कंडक्टर लिया है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी रेडियस क्या है, आर है, समझ आ रही है? तो अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां पे इससे जस्ट थोड़ा सा आगे, सरफेस से जस्ट मतलब सटा हुआ, लगभग इसकी रेडियस कितना है, इस पॉइंट की भी रेडियस जो है या सेंटर से जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर है, आर के बराबर। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक चीज आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम पहले से जान चुके हैं इस बात को इस वाले चीज से कि जहां पे रेडियस छोटी होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, जहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। समझ आ रहे हो? तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहां पे जो पॉइंट है सरफेस का, उससे जस्ट सटा हुआ जो पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगी। समझ आ रही हो? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, फिर उसके बाद इसके पास होगी इस वाले पॉइंट पे। समझ, इस वाले पॉइंट पे रेडियस क्या है, इन दोनों के बीच में, तो रेडियस अगर
अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करिए, इससे रेडियस ये क्या है, बड़ी है। अगर रेडियस बड़ी है तो चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे क्या है, इससे छोटी है। अगर चार्ज डेंसिटी छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पे इस पॉइंट के करीब जो पॉइंट होगा उस पे चार्ज डेंसिटी छोटी होगी, और चार्ज डेंसिटी छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, कमजोर होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, और उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, और इससे भी कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। तो इससे पता चलता है एक ही बॉडी है, बॉडी तो एक ही है, लेकिन इसके हर पॉइंट पे, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड वेरी कर रही है। और किसके अकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग। जहां पे रेडियस सबसे छोटी होगी वहां पे डेंसिटी सबसे बड़ी होगी, और जहां पे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सबसे बड़ी होगी वहां पे फील्ड बहुत ज्यादा होगी। तो एक चीज समझ में आ रहा है, सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम है लेकिन फील्ड सेम नहीं है। हर पॉइंट पे फील्ड क्या है, अलग अलग है, और वो फील्ड डिपेंड कर रही है किस पे, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ये बात क्लियर है। अब इसी को बेसिक बना करके एक चीज हमें मैसेज मिल रहा है कि अगर हमारे पास नीडल लाइक कंडक्टर हो, नीडल मतलब सुई, सुई की तरह से कोई कंडक्टर हो, ठीक है। अगर सुई की तरह से कोई कंडक्टर होगा तो इसकी नोक की रेडियस जो है बहुत ही कम होगी। अगर नोक की रेडियस बहुत कम होगी तो रेडियस कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इस नोक के करीब में अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे फील्ड बहुत ज्यादा होगी। और पॉइंट पे फील्ड हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे एटम होगा तो एटम का सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। एयर के एटम होंगे या किसी भी चीज के एटम होंगे या किसी डाइइलेक्ट्रिक के एटम होंगे, तो इस पॉइंट के जब करीब आएंगे तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या है, ये जो नीडल का जो क्या कहते हैं आगे वाला हिस्सा पोर्शन है, ये बहुत ही स्ट्रांग फील्ड बनाएगा। और फील्ड बनाने की वजह से, स्ट्रांग फील्ड बनाने की वजह से इस एटम के इलेक्ट्रॉन को ये तोड़ लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसको रोक नहीं पाएगा। यहां पे इतनी स्ट्रांग फील्ड बनेगी और इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ लेगा, और ये डाई इलेक्ट्रिक का क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर कॉपी करना है कुछ कर लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से कुछ कॉपी करने लायक नहीं है, बस समझने वाली चीजें थी, मैंने समझा दी। अब इसके बाद पढ़ेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। और अगर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप